ये बचा है और इस काउंटेड समय में बहुत ज़्यादा आपको क्या कहा जाए कि फिलॉसफी टाइप की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। मतलब बहुत मतलब मैं ठोस बात शुरू से बोलता हूँ कि बहुत फिलॉसफी टाइप की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। नहीं तो फिलॉसफी टाइप की चीज़ें क्या हैं कि वो सिर्फ समय आपका किल करती हैं, ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं। यथार्थ को पकड़िए और यथार्थ पढ़ें, वही काम आएगा। ठीक है, कथा कहानी मोटिवेशन रील ये क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू, ये सब चीज़ें देखते देखते फिर आप अगले साल की तैयारी में प्रोसेस में आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो एक काम हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग डेली जो है कम से कम 2 सेट आप बना रहे होंगे, वो क्वेश्चन बैंक हो, प्रीवियस ईयर हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी 2 जरूर प्रतिदिन बना लीजिए। 2 बनाने का मतलब है कि आप 150 क्वेश्चन प्रतिदिन कर रहे हैं और 150 क्वेश्चन में डाउट क्वेश्चन को आप हमेशा ही इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। यानी ये क्वेश्चन बनाने का मतलब ही है कि कहाँ हमें दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत का समाधान करना है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बना के किसी और को दे देते हैं कि सुनो भाई थोड़ा तुम फुर्सत में हो इसको चेक कर दो और फिर हमको बता दो कि आपका कितना नंबर आया। तो वो पूछ लेते हैं कि कितना नंबर आया और फिर अगला टेस्ट में जाते हैं, उसी के इर्द गिर्द में रहते हैं। यानी एक असिस्टेंट लेकर के बैठते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, वो असिस्टेंट बताता है। वे तैयारी का बिल्कुल बहुत गंदा सा माध्यम या तरीका हो सकता है। आपको अपनी कॉपी का मूल्यांकन स्वयं से करें और कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, उन दिक्कत का समाधान कैसे करें, वो एक तैयारी का बेहतर साधन होगा ही होगा। साथ ही जो सब्जेक्ट आप पढ़ लिए हैं उन विषयों में क्यों दिक्कत हो रही है उसको जरूर माध्यम बनाना। दूसरा कि अब समय नहीं है कि आप मेंस पर ज्यादा फोकस करो, बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि प्री निकलेगा तब तो मेंस में चलेंगे ना। एक बड़ी लाखों की भीड़ प्री में ही छट जा रही है और मेंस का झुंझुना बजा के पूरे रोड पर घूम रहा है कि साल भर मेंस लिखे हैं। क्या किया मेंस लिख करके आपने, प्रिय नहीं निकला आपका। तो अभी एकदम मेरे समझ से कि एकदम आपको उन चीज़ों को फोकस नहीं करना है कि मेंस का क्वेश्चन रोज 2 लिखे 1 लिखे, हटाओ भाड़ में जाए। पहले प्री निकालेंगे, उसके बाद जो समय बचेगा उस समय में दिन रात करके जो है लिख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और बीपीएससी तो अकाट्य चीज़ें हैं कि इसका जो टॉप है वो प्री है, ये कोई नहीं काट सकता है कि बीपीएससी का अगर टॉप है तो प्री है। मेंस बहुत छोटा सिलेबस है, बस चेतना ठीक होना चाहिए, काम निकल जाएगा। यूपीएससी का 40% इसका मेंस है, 40% है, 60% उसमें रिड्यूस कर दो, कम कर दो, 40% में इसका मेंस घूम रहा है, स्पेसिफिक है। 30-40 क्वेश्चन अगर अभी बोल दें तो कहोगे कि सर इसी में तो मेंस में घूमता है हर साल का। जीएस पेपर 1 उठा के देखो, वो पिछले जितना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है वही हर साल रिपीट करते जा रहा है। और अगर नया करता है तो केवल आप ही के लिए थोड़े करेगा, सबके लिए नया करेगा। तो क्यों काहे का उतना सोचना है, तो उन चीजों पर आप रखें। साथ ही जिन चीज़ों पर आपके साथ हम जुड़ने वाले हैं, आपका जियो और इन्वायरमेंट, साथ ही बिहार, ये तीनों मिला करके कितना भी किस्मत खराब हो तो क्वेश्चन है इसका 50, यानी 1/3 क्वेश्चन है, 1/3 हिस्सा क्वेश्चन का है। और ये रिजल्ट होगा कि नहीं होगा सीधा सीधा मेरे हाथों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, 50 क्वेश्चन का खेल है, इस 50 क्वेश्चन पर आपको डिपेंड रहना है। ज्योग्राफी में हमने अपने हिसाब से अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाया है, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपसे हमारी बात हो रही थी, पहले बार जब 1 सप्ताह क्लास चला तो हमने फिजिकल शुरू किया, दूसरे बार क्लास शुरू हुआ तो इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अभी आपके साथ हमें जुड़ना है। तो अभी इसमें से कोई क्लियर नहीं हुआ है तो इसको अभी कैसे छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो प्रयास यही हो कि चलिए एक सीट से फिर से शुरू करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी को पहले फिनिश कर लेते हैं, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिनिश कर लेंगे या जो है फिजिकल को फिनिश कर लेंगे। लेकिन अब कंटिन्यू कर लेंगे, 2 घंटा का क्लास होगा, बहुत समय नहीं लगना है, ठीक हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स वगैरह देखे थे, आज एकदम फ्रेश टॉपिक से आपको जोड़ेंगे। सॉइल, मृदा से
इसी के साथ आज क्लास को कंटिन्यू किया जाए। एक क्वेश्चन ये ब्रह्मा भी नहीं काट सकते हैं आपके प्री में, ये होना ही होना है और आपके कॉपी से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन तो इससे होना ही होना है। ये सॉइल मृदा बातें इसी से होगी। आपके पास एटलस है, ज्योग्राफी पढ़ने तो आप लोग आए, लेकिन कितने लोग हैं जो एटलस लेकर के नहीं आए? नहीं, भूलना नहीं चाहिए ना। जब भी मेरी क्लास लगती है तो हम आपको जरूर सचेत करते हैं कि भाई आना, तो एटलस और हाइलाइटर दो चीज लेके आना। थोड़ा सा 2-4 क्लास पढ़ाने के बाद इंडिया का मैपिंग भी कराएंगे, और जब तक एटलस से आप फ्रेंडली नहीं होइएगा तो मैपिंग कैसे करोगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी पूरा मैपिंग ही बचा हुआ है, तो आप एटलस को आप कंटिन्यू कल से कैरी करिएगा। चलो सॉइल, ये सॉइल पहले मोटी मोटी बातों को देख लेना। एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है, एक लैटिन शब्द है सेलम, और इसी सेलम से बना है सॉइल, इसी सेलम से सॉइल बना है। क्वेश्चन कहां से लिखना नहीं है अभी, क्वेश्चन कहां से ओरिएंट करेगा। तो एक तो सॉइल का निर्माण कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन क्या है। सॉइल फॉर्मेशन में कंपोनेंट होंगे, यानी संगठन। तीसरा इसका प्रकार होगा। चौथी बातों पर काम करो, प्रकार यानी टाइप, कि इसका विस्तार कैसे कैसे है, एक्सपेंशन क्या है, विस्तार कहां कहां है, मृदा के साथ समस्या क्या है, चैलेंजेज क्या है, और उसका समाधान क्या है, संरक्षण कैसे किया जा सकता है। बस इतनी बातों को ही सीखना है। और मैं तो ये तरीका हर एक विषय के साथ जोड़ना चाहता हूं। आप कुछ भी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, करंट पढ़ो, या जो भी पढ़ो, पहले एक खाका जरूर खींचो कि सर इसमें किन किन चीजों को पढ़ लिया जाए। हमने सॉइल पढ़ा, तो सॉइल का निर्माण कैसे होता है, उसका कंपोनेंट कौन कौन है, उसके टाइप क्या है, उसका विस्तार कहाँ है, उसमें समस्या क्या है, और उसका समाधान क्या हो सकता है। अगर ये सब बातें कवर हो गई तो फिर एग्जामिनेशन कहीं है ही नहीं, आप मास्टर हो। एक चीज को मत पढ़िएगा हमेशा ही, ठीक है। सॉइल, तो भारत में सॉइल के लिए कौन कौन से संस्थान हैं जो काम करते हैं हमारे यहां। तो संस्थानों के नाम पर आप सुना होगा आप सब, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। चलो लिख भी देते हैं बोर्ड पर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च। इस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, इसने भारतीय मृदा को कितने भागों में डिवाइड किया है। 8 प्रकार की मृदा बताया है कि भारतीय मृदा कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की भारतीय मृदा है, ठीक है। एक और संस्थान है मेरे भाई जो मृदा पर काम करता है, IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। यह भारतीय मृदा के पोषकताओं के बारे में जांच करता है। जैसे आप कुछ समय पहले देखे होंगे ना कि मृदा कार्ड बन रहा था गांव में, खेतों के लिए कार्ड बन रहा था ना, मृदा कार्ड बन रहा था। तो वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के नेतृत्व में वह कार्ड बनाया जा रहा था कि किस किस क्षेत्र के मृदा में क्या क्या समस्याएं हैं, उन मृदा के समस्याओं से कैसे उबरा जा सकता है, कैसे उससे निपटा जा सकता है, और ये चीजें यह समाहित कर रहा था। तो 2 संस्थानों को आप फिट कर लो, एक है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इन दोनों का नाम लिख लेना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस, ठीक है, लिखिए, दोनों का नाम लिख लेना।
और आगे थोड़ा मृदा के फॉर्मेशन पर करना कि मृदा के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या आवश्यक है, किन किन चीजों से मिलकर के मृदा बनता है, मृदा कहते किसको है, ठीक है, और मृदा है क्या। अगर आपसे पूछे कि मेरे दोस्त मिट्टी को आप थोड़ा सा परिभाषित कर दो, डिफाइन कर दो, तो कैसे डिफाइन करोगे कि सर हम मिट्टी के लाल है, नहीं है, कुछ कहता है कि मिट्टी के लाल है सर। अरे मिट्टी को डिफाइन करो, मिट्टी कहते किसको हैं, कोई बताओ, कोई तो बताओ कि मृदा कहते किसको हैं। माने इसी छोटी बात क्या पूछी जाए आपसे कि मृदा कहते किसको हैं। अब इतना भी कह सकते हो कि सर सॉइल जो है, मृदा जो है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है। काम निकल जाएगा आपका इससे कि मृदा सॉइल जो है एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, आराम से इससे काम निकल जाएगा। लेकिन जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा इसको हाइट दे करके पढ़ना। ये मृदा क्या है, पृथ्वी का ऊपरी संस्तर है, अपर लेयर है, अपर लेयर ऑफ अर्थ है, जो पोषण उपलब्ध कराता है या न्यूट्रिशन की क्षमता रखता है, उसी को क्या मृदा कहते हैं। थोड़ा ज्यादा सुसज्जित हो गया तो एक शब्द के साथ आपको जोड़ना है। अब इन चीजों को लिखोगे भी, आप पढ़ा के निकल चले, अगर लिखना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ लिखते भी चलिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, एक लाइन में लिखिए, लिखते चलो, मिट्टी, सॉइल, मृदा। नहीं तो फिर आगे ये समस्या आ जाएगी कि मिट्टी कहते किसको है, तो बातें ठीक नहीं है ना। देखिए मृदा ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है। सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है, एक जटिल मिश्रण है, एक जटिल मिश्रण है। छोटा हेडिंग लगाइए कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। वो सब आगे आ जाएगा ना, अभी तो वही करेगा कि देखो भूपरपट्टी में क्या क्या शामिल है, ये सब चीजें आ जाएगा, ठीक है। टोटल कार्बनिक चीजों को क्लासिफाइड करेंगे, पढ़ने का हाँ, इसमें लिख लीजिएगा कि मृदा निर्माण के कारक यानी फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी का या किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो किससे उसका जन्म होगा, एक बाप होगा ना, बिना बाप के जन्म होगा नहीं होगा। तो मिट्टी का कौन बाप है रे भाई, क्या कहोगे। हाँ कि सर एक रॉक्स होगा, बिना चट्टान के मृदा हो ही नहीं सकता है, तो उसका एक पैतृक सेल होता है। सबसे क्वेश्चन बार बार पूछा है कि मृदा निर्माण के संबंध में इन कथनों पर विचार करिए, फिर स्टेटमेंट लगा देता है कि उसमें एक पैतृक चट्टान होगा, जलवायु होगा, बैक्टीरिया होगा, इस टाइप के। एक भी ऐसा वर्ड मेरा नहीं है जिसे प्री का क्वेश्चन नहीं बनता हो। अब दिक्कत है कि कौन कितना इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन कितनी गहराई तक समझ रहा है, नहीं तो चीजें तो ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है। सुनो, एक होता है इसका पैतृक शैल होता है, यानी बोलते हैं इसको रॉक, क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा होता है क्लाइमेट, किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट मृदा पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है, तो और पैतृक सेल, क्लाइमेट। तीसरा ह्यूमस की मात्रा या वनस्पति, वेजिटेशन, वेजिटेशन, तीसरा वेजिटेशन। तीन चीजों को याद रखना है, एक रॉक्स, दूसरा क्या है तो क्लाइमेट है, जलवायु है, और तीसरा क्या है वहां का वनस्पति या वेजिटेशन होता है, वनस्पति या वेजिटेशन होता है। अब एक बात बताओ मेरे भाई कि पैतृक सेल जो है मृदा को कैसे प्रभावित कर रहा है, पैतृक सेल का क्या प्रभाव है। तो इसी से तो
मिनरल्स और न्यूट्रिशंस प्राप्त होते हैं मृदा को, आधारभूत खनिज और पोषक तत्व। मृदा कैसी होगी, फर्टाइल मृदा होगा या इनफर्टाइल होगा, यह किस पर डिपेंड करता है कि उसका बाप कैसा था। सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है क्या? आज भी कहते हैं ना कि इसका वह था, इसका जनरेशन खराब है, अनुवांशिक रूप से ही खराब है, कहते हैं कि नहीं? तो सीधी बात है, ला करके मिट्टी में जोड़ दो कि सर वो मिट्टी मृदा कैसी होगी, ये बहुत डिपेंड करता है कि उसका पैतृक सेल कैसा था। तो इससे क्या मिलेंगे हमें? आधारभूत खनिज और पोषण या पोषक, पोषण, ठीक है, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस। दिक्कत है? क्लाइमेट मृदा को कैसे प्रभावित करता है कि क्लाइमेट जो है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को प्रभावित करता है। इस सेंटेंस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मृदा निर्माण में जलवायु का प्रभाव क्या है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह भौतिक क्रियाओं को प्रभावित करता है, रासायनिक को प्रभावित करता है, सूक्ष्म जैविक को प्रभावित करता है। एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, कोई सही नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाए आपसे, आप ही बताओ। जबकि देखो, कोचिंग क्यों आए? इसलिए कोचिंग आए कि जो आपको नहीं दिखता है कोचिंग में दिखा दिया जाए। कोचिंग इसलिए आना है, आप सीधे पढ़ने जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे कि सर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक 3 चीज लिखा हुआ है, पैतृक सेल, जलवायु और वनस्पति। निकल गए वहां से, स्विच कर गए। लेकिन अंदर में क्वेश्चन कहां घुसता है वो तो टीचर बताएगा, एक्सपर्ट बताएगा। तो एक लाइन में इसमें भी लिखिए, क्लाइमेट में लिखो एक लाइन में कि यह रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करता है। कंट्रोल केमिकल रिएक्शन एंड माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन। कंट्रोल केमिकल रिएक्शन एंड माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शन, यह रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को प्रभावित करता है, सूक्ष्म जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। ठीक है। तीसरा है वनस्पति। वनस्पति, इसे क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस की मात्रा। आगे बहुत समझ में आएगा ह्यूमस की मात्रा को। एक चीज और लिखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। चौथा कारक कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। ये 4 लकीर खींच करके रखिएगा, यही 4 कारक है मृदा निर्माण को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रहेगा, पैतृक सेल, जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मृदा में जो जीव है, अवशिष्ट है, वेस्ट है, इनको सड़ा गला करके और पोषक तैयार करने का काम किनका है? सूक्ष्म जीवों का है, बैक्टीरिया टाइप के जीवों का है। इसलिए ये मृदा के लिए बहुत जरूरी है। आप गांव से बिलोंग्स करते हो तो देखना कि जिस मृदा में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव ज्यादा हैं, वो बड़ी हाईली फर्टाइल सॉइल है, हाईली फर्टाइल है कि नहीं? और जहां क्षेत्र में जाओगे ये नहीं मिलते हैं, जैसे बलुआ टाइप के मृदा में, बालू वोलू में, वहां सूक्ष्म जीवों का अभाव है। तो सूक्ष्म जीवों का अभाव है तो वहां की मिट्टी कैसी बनती है? अनुपजाऊ है कि नहीं है? गांव के बगल वाली जमीन वहां ये उच्च है, तो जैसे उच्च है वहां की मिट्टी मजबूत हो जाती है। अब मृदा में कंपोनेंट कौन कौन से हैं अब बता दो आप लोग। ये तो फैक्टर हमने पढ़ाया, इसको कंपोनेंट मत समझ लेना, नहीं तो कुछ जो है एक बीमारी का दवा दूसरे में खा लेता है। अब कंपोनेंट अलग है, तो सॉइल कंपोनेंट कौन है? मृदा में कौन कौन से एलिमेंट समाहित हैं, क्या कहोगे उसको? हाँ, वाटर, मिनरल्स और इसका कंपोनेंट, कंपोनेंट संगठन, मृदा संगठन, मृदा संगठन। मृदा संगठन में है क्या क्या?
4 चीजों को पढ़ के रखिएगा। मृदा संगठन में भी 4 चीजें समाहित हैं। कौन कौन सी 4 चीजें समाहित है मेरे भाई? कौन कौन सी 4 चीजें समाहित है इसमें? तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें शामिल है वो है पैतृक सेल, जिससे वो बना हुआ है। एक सेल इसमें समाहित है कि नहीं है? जिसको आप क्या बोलते हो? खनिज पदार्थ बोलते हो, मिनरल्स बोलते हो कि सर ये मिनरल्स। और खनिज पदार्थ की मात्रा क्या है मिनरल्स की? खनिज पदार्थ कितने प्रतिशत है? 40 से 45% तक अप्रोक्स इसका मात्रा क्या है? 40 से 45% तक। तो मिनरल से 40 से 45%, 40 से 45% तक। दूसरा आता है मृदा वाटर, मृदा जल। मृदा जल, आगे मृदा जल को भी अगर आप चाहोगे तो क्लासिफाइड कर देंगे कि मृदा में जो जल है वो कितने प्रकार के जल है, क्योंकि मृदा जल में सभी जल का उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं, प्लांट नहीं करते हैं। उसको भी क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन वो हो सकता है कि कुछ लोगों को ज्यादा हार्ड लगने लगे, ठीक है। लेकिन अब कोई बात नहीं, जितने लोग हो हार्ड भी लगेंगे या तो पढ़ाएंगे। दूसरी बातें सुनो, इसी में है मृदा जल। और मृदा जल का क्या स्टेटस है भाई? तो 25%, 25% मृदा जल होता है। मृदा वायु होता है, मृदा वायु होता है। और मृदा वायु कितना परसेंट? 25% तक मृदा वायु भी रहता है। सॉइल एयर, सूक्ष्म जीव, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की मात्रा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कि ये कवक और जीवाणु होते हैं। ये कवक और जीवाणु होते हैं, एक कवक और जीवाणु होते हैं। एक चीज और, हाँ कवक और जीवाणु होते हैं। रुकिए, इसमें ह्यूमस भी होता है। क्या होता है? वो जो केचुआ टाइप की चीजें हैं वो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ है। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, 5वां लिख लेना कि ह्यूमस, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ये ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितना है? ऑर्गेनिक मटेरियल 5 से 10% होता है। टोटल जोड़िए तो कितना परसेंट है? 100%। यही सॉइल फॉर्मेशन का कंपोनेंट है। हाँ, सूक्ष्म जीव की मात्रा नहीं ना, बैक्टीरिया का मात्रा नहीं होता है। बैक्टीरिया तो मात्रा विहीन है। मुंह खोलोगे इसमें भी बैक्टीरिया है कि नहीं है? और बैक्टीरिया की खोज तो ऐसे ही हुई थी, मुंह में ही बैक्टीरिया को देखा गया था, पता है ना आपको? बैक्टीरिया का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक, लिवेनहॉक, मुंह में देखा था, मुंह में। हाँ, लिवेनहॉक ने। चलिए, ये खनिज पदार्थ 40 से 45%, मृदा जल है 25%, वायु है 25%। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कवक और जीवाणु, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ कितना दिया है? ये है। अब एक बात बताओ, कभी आपने सोचा कि सर मृदा जो 8 प्रकार का है, ये 8 प्रकार के मृदा तो ठीक है, लेकिन रंग बड़े विविध हैं। अब एक कोई मृदा आप उठा लो, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा पूरा सतलज से लेकर के और ब्रह्मपुत्रा तक, ये पूरी जो पेटी है वह एलुवियल सॉइल की पेटी है। लेकिन इस एलुवियल सॉइल में भी कलर अलग अलग मिलते हैं, नहीं मिलते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में चलो तो थोड़ा वहां की मृदा कुछ अलग ही दिख जाएगी। बिहार में भी एलुवियल सॉइल ही, नॉर्थ बिहार में अलग दिख जाएगा, साउथ बिहार में अलग दिखना है, जबकि है एलुवियल सॉइल ही वो। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है सॉइल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, ठीक है। और हर चीजों को सुलझा देना है तो ही आप सुलझा हुआ इंसान बनोगे। तो ये रंग का कारण क्या है? सो रही है क्या?
तो बताओ ये रंग का कारण क्या है? मिट्टी अलग अलग काहे दिखते हैं? हाँ, कुछ लोग कह रहा है कि सर बाप वाला रंग पर चल जाता है ना, कुछ है कि नहीं है? सुनो, ये सब ठीक है, उसमें जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जो खनिजें प्राप्त होती हैं, उन मिनरल्स के गुण के कारण भी मृदा का रंग अलग अलग हो जाता है। कोई दिक्कत कि जहां देखोगे वहां अलग अलग टाइप के हैं। जैसे जिन क्षेत्रों में आयरन ऑक्साइड अगर ज्यादा हो, वहां कोई सी भी मृदा हो लाल दिखेगा, सीधी बात है। मृदा कोई हो, अगर आयरन ऑक्साइड बढ़ जाए तो लाल दिखना है। अगर मृदा कोई सी भी हो और सिलिका की मात्रा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, उसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, तो जैसे ही सिलिका बढ़ेगा उसका रंग चेंज हो जाएगा। कैसा रंग दिखेगा? तो वो ग्रे रंग का दिखने लगता है। सिलिका बढ़ेगा तो कैसे दिखेगा? ग्रे रंग का दिखने लगेगा। तो बहुत सारे क्षेत्रों में आप जाओ तो वहां मिट्टी ग्रे टाइप की मिट्टी दिखने लगती है। अपने बिहार में ही चलो, साउथ बिहार में, वहां की मिट्टी कैसे दिखेगी? ग्रे, जबकि है क्या? एलुवियल सॉइल ही है। वहीं जहां लाल पीली मृदा हो उसका अलग है। एक चीज और है, जहां मिट्टी जहां जल जमाव हो जाता हो, जहां जल जमाव हो, और जहां जल जमाव हो वहां का मृदा कभी आपने देखा है? उसका कलर हमने पूछा है कि कलर कौन सा ले लेता है? हरा टाइप नहीं, थोड़ा नीला टाइप का वहां मृदा बनने लगता है, ब्लू टाइप का मृदा बनने लगता है। जो जल जमाव का क्षेत्र है वहां का मृदा कैसे बनने लगता है? थोड़ा ब्लू टाइप का मृदा बनने लगता है। तो अब कलर के प्रभाव को आप अपनी चेतना से कहीं पूछे तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आप इसको ठीक कर दीजिएगा। क्या दिक्कत है? लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आगे जो सॉइल था, वो सॉइल टाइप कितने प्रकार का है? सॉइल टाइप हमारे पास 8 प्रकार के सॉइल टाइप है। फटाफट सबका नाम लिख लेना एक बार, हिंदी अंग्रेजी दोनों वाले लोग एक बार नाम सबका लिखते चलिएगा। पहला, जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल, बोर्ड पर लिखिए क्या? हाँ, दिक्कत आएगी तो बोर्ड पर लिखवा लेना, एलुवियल सॉइल। दूसरा, यहीं पर रेड एंड येलो सॉइल, रेड या लाल मृदा, हिंदी में क्या लिख लेना? लाल मृदा। तीसरा, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबको पढ़ना है एक एक करके, ठीक है, ब्लैक सॉइल। चौथे, जस्ट आगे बढ़ करके इसी में लेटेराइट सॉइल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेटेराइट सॉइल, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेटेराइट मृदा, लेटेराइट, लेटेराइट, ठीक है। माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल भी है। जस्ट माउंटेन सॉइल से आप आगे बढ़ोगे, डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा, डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। सेलाइन और एल्कलाइन, केवल सेलाइन सॉइल लिखो, सेलाइन सॉइल, लवणीय, अम्लीय, सेलाइन मृदा, सेलाइन सॉइल, ठीक है। अच्छा, और लास्ट लिख लेना पिट, पिट, हाँ पिट सॉइल, पिट, पिट और दलदली मृदा, पिट और दलदली मृदा। 8 सॉइल हमने पढ़ा, 8 सॉइल को पढ़ा। 8 सॉइल के बारे में अब आपको एक मैप बना के और मैप में सबका सेपरेशन दे देना है। पहले इसकी विशेषताओं को पढ़ते चलेंगे। आ जाओ बोर्ड पर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। सबसे पहली मृदा हमारी कौन सी है? जहां जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। इसी जलोढ़ मृदा को कांप या कछारी मृदा भी कहते हैं। इसी को कांप
या कछारी मृदा भी कहते हैं। मत लिखना, समझ लो सब बातों को। कांप या कछारी मृदा भी कहते हैं। बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस मिट्टी को कांप मृदा कहा जाता है। एक बार छोटा सा क्वेश्चन इसे पूछ लिया है। तो कांप या कछारी मृदा किसे एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा को ही कहते हैं। इसके बारे में क्या क्या आपको पढ़ के रखना चाहिए? सबसे पहले इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन। दूसरा पढ़ो इसके बारे में कि इसका विस्तार, इसका विस्तार। तीसरा क्या पढ़ के रखना मेरे भाई? इसका प्रकार, इसका प्रकार। चौथा पढ़ो कि इसमें किसकी प्रचुरता है, प्रचुरता और कमी। और चौथा बात आपसे क्या पूछी जाएगी कि इसमें कौन सी कृषि हो सकती है। अब बताओ, इतना अगर किसी को आता है तो आगे उसको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज तो पढ़ना ही है, इसी को कॉपी को उलट के पढ़ लो ताकि परीक्षा में गरज के बरस जाओ। ठीक है, तो निर्माण कैसे होता है एलुवियल सॉइल का? क्या कहोगे कि सुनिए कि जो पर्वतों से आने वाली नदियां हैं, पर्वतीय नदियां अपने साथ सेडिमेंट लेकर के आती हैं, अवसाद लेकर के आती हैं, और इन्हीं अवसादों का जब निक्षेप हो जाता है फिर इस एलुवियल सॉइल का निर्माण हुआ है। एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? रुको, अब पूरे एलुवियल सॉइल का बेल्ट देखो अब कि इसका विस्तार। सर लिखना मत अभी, जब मैं कहूं तो तुरंत लिखना शुरू करिएगा। इसका विस्तार कहाँ है? तो एक तो इसका विस्तार मिलता है उत्तर भारत में, और ये उत्तर भारत में सामान्यतः सतलज से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ब्रह्मपुत्र नदी तक का एक पेटी बनाया है ना। दूसरा इसका विस्तार है दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उन तटीय क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफी बड़ी काम का विषय है, बड़ा मजा का विषय है, क्योंकि ये लिखना तो बहुत कम है। इसमें चीजें अगर एक बार समझ में आ जाए तो घर जाके नहीं भी पढ़ोगे तो काम बल्ले बल्ले है। आज समझ में नहीं आए तो कितना भी माथा पीट दोगे ये आपका नहीं होगा। तो यही एक विषय है जिसमें चेतना की जरूरत होती है। भूगोल का परिभाषा भी हमने यही आपको पढ़ाया है। ठीक है, कि यह मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों की बात करता है, कि जोड़ता है। अब देखो भारत का, इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि सबसे पहले पेनिनसुलर इंडिया बन रहा है, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय भारत के बाद हिमालयी रीजन्स बने। अब देखो हिमालयी क्षेत्रों से जो नदियां प्रवाहित होने लगी ये अपने साथ सेडिमेंट लेकर के यहां से आए, और यहां से प्रायद्वीपीय भारत में भी विंध्यन बना, यहां से भी अवसादीकरण हुआ, और यही अवसाद से तो ये जो खाई था ये खाई पट करके और पूरा एलुवियल सॉइल का पेटी बना लिया है। है कि नहीं? जहां हिमालय का विस्तार जहां से जहां तक है एलुवियल सॉइल उन क्षेत्रों में बना हुआ है। दिक्कत ही नहीं है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है मेरे दोस्त भाई बताओ? कि ये 43.6% क्षेत्र पर फैला हुआ है, सबसे ज्यादा है। लगभग 43% क्षेत्रों पर एलुवियल सॉइल फैला हुआ है। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बांगर, अंग्रेजी में भी बांगर, और दूसरा होता है खादर। खादर को बोलते हैं न्यू एलुवियल, नवीन जलोढ़। अब बांगर को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल, पुरानी जलोढ़। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? हाँ, बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि सर खादर क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ आने की संभावना प्रबल रहती है, और बांगर क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना प्रबल नहीं होती है। वहां यादा कदा कभी बाढ़ आ जाते हैं। फर्टाइल होगा कि अनफर्टाइल होगा? फर्टाइल होगा, और हाईली फर्टाइल भी होते हैं, उच्च फर्टाइल होते हैं। इसी को ले जाकर के कैसे लिंक करना है ये सोचो कि यह मृदा उपजाऊ मृदा होगा, यह मृदा उपजाऊ मृदा होगा, और जैसे ही उपजाऊ मृदा होगा यहां उच्च कृषि होगी, और जहां उच्च कृषि हुआ वहां का स्थिति क्या बनेगा? हाँ, लोगों के पास अगर खाने के हों तो क्या करेंगे? जनसंख्या विस्फोट करेंगे।
तो विश्व का सबसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाला पेटी भी यही पेटी है। देख लीजिए, अपना तिरहुत परमंडल हाईली, यह विश्व का, भारत का सबसे उच्च जनसंख्या वाला घनत्व है। पता है शिवहर में कितना है? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर शिवहर की स्थिति है। छोटे मत देखना शिवहर को। 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है शिवहर का। सुनो, ये मोबाइल मत देखो, ये सब डाटा निकल रहे हैं, और आटा और डाटा दोनों खत्म हो जाए ना तो जीवन में सुसाइड करना पड़ेगा। हाँ, कितना भी कंसेप्ट हो, डाटा नहीं रहेगा तभी उड़ जाओगे आप। परीक्षा में समझ में आता है कि डाटा कहते किसको हैं। जब तक परीक्षा नहीं हुआ है ना, तब तक तो कंसेप्ट पर लड़का फोकस करता है कि कंसेप्ट अगर होगा तो फिर क्या, मारेंगे छक्का, उड़ा देंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन मिलेगा तो समझ में आएगा कि डाटा कहते किसको हैं। इसलिए कभी भी, और एक शिक्षक का नैतिक धर्म है कि वह बच्चों को सही राय बताए। ठीक है, कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा ही मिलेगा। अब पढ़ के देखो कौन सा क्वेश्चन बिना डाटा का क्वेश्चन है, कोई ना कोई डाटा तो है ही उसमें। तो दो चीज पर ध्यान रखना है, क्या क्या? डाटा और आटा। ऐसा सोच रहा है कि मोबाइल वाला डाटा की बात कर रहे हैं, वो तो मुकेश अंबानी उसको तो धजिया उड़ा दिया है कि नहीं है। चलो रुको मेरे भाई, अब एलुवियल सॉइल की बातें हो रही थी। सुनो, अब इसमें उपजाऊ जैसे होगा ये, तो उपजाऊ होगा तो लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, खाने रहने की व्यवस्था हो जाए तो जनसंख्या बढ़ा लेंगे। मूल कारण है इन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने का कि भूमि बहुत उपजाऊ भूमि है। पहले लोग कहता कि जितना बेटा उतना दलान, क्या मतलब है, करो, है कि नहीं है। ये सब भावनाओं से जनसंख्या बढ़ा। जनसंख्या घनत्व के मामले में ये बहुत हाईली है। दो प्रकार का खादर और बांगर की जो स्थिति बनी हुई है, देखना एक फिगर इस टाइप का बना लो, कॉपी में भी पढ़ो तो कुछ कुछ नया क्रिएटिव करो कि ये रिवर्स है, ये नदी है, और नदियों के जस्ट पास में एक खादर का क्षेत्र है, और थोड़ा सा दूर बढ़ जाओ तो यही बांगर का क्षेत्र मिलेगा, बांगर का क्षेत्र मिलेगा। अब एक बड़ी आम समस्या आजकल हो रही है कि लोग कह रहा है कि बाढ़ का पानी शहरों में घुस जा रहा है। बाढ़ वैश्विक समस्या बनते जा रही है। तो एक बात बताओ कि बाढ़ शहर में घुस रहा है कि शहर नदी में घुस रहा है? शहर नदी में जा रहा है। वहां कहां दिक्कत है? नदियों के अपवाह तंत्र को तुम सिकुड़ते जा रहे हो। ये देखो, अटल पथ, जयप्रकाश पथ बना हुआ है, जयप्रकाश पथ बना हुआ है। वो जयप्रकाश पथ क्या है? आप गंगा के अपवाह तंत्र को सिमट दिया कि नहीं सिमट दिया आपने? कभी गंगा को समझ में आ जाए कि चलो मेरा मैके यहां तक था, एक बार घूम के आते हैं, और पटना में आके घूमने लगे तो लोग कहता है कि नदी घुस गई। तुमने नदी में शहर डाल दिया ना। आजकल बहुत सारे बाघ और हाथी भी अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ के नगर और गांव की ओर पलायन कर जा रहे हैं। हर दिन पेपर में पढ़ता होगा, और खास करके मैं चंपारण से हूं तो ऐसी घटनाएं मेरे चंपारण में खूब होता है। हाँ, वाल्मीकि नगर, कि वहां पर लगातार बाघ जो है अपना शहर छोड़ के गांव में आ जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है कि बाघ हमारे यहां नहीं आ रहा है, हम बाघों के आवास में घुस रहे हैं। अब उसको जाके दिखा रहे हैं बाघ सफारी में कि देखो इंसान कैसा होता है, कितना दचियार होता है, दाचियार चियार करके दिखाता है मेरे यहाँ वाल्मीकि नगर में आके। अब बगवा सब देखता होगा तो उसको लगता होगा ना कि अच्छा ऐसे ही है, चलो एक बार इस सबके प्राकृतिक आवास को देख के आते हैं। तो दिक्कत होने लग रही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए, अब इस प्रकार हो गया। अब इसमें प्रचुरता किसका है भाई? एलुवियल सॉइल में, एलुवियल सॉइल में सबसे ज्यादा प्रचुरता किसका है? पोटास और चूना पत्थर, दो चीज यहां प्रचुर है, एक पोटास और दूसरा चूना, लाइम। पोटास और चूना, लाइम, पोटास और चूना। आगे चूना की उपयोगिता भी बताएंगे। पोटास और चूना, लेक क्या है इसमें? कमी किसकी है? तो नाइट्रोजन की कमी है
फास्फोरस की कमी है और ह्यूमस की कमी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। तीन शब्द याद रखिएगा। पूरे भारत की मृदा में इन तीनों की कमी है, यूनिवर्सल है। कहीं पूछे अगर कुछ ना बुझा रहा हो तो ये तीन मार देना, सही हो जाएगा। पूरे भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। दिक्कत है? नहीं है। अब एलुवियल सॉइल को लिख लो, फिगर बना के लिख दे। ऐसे डाटा की भाषा में लिखना पसंद करोगे? हाँ, भाषा में ही लिखे, कोई बात नहीं। नहीं तो अगर इस टाइप से भी लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। लेकिन इस तरीका को जरूर रखना कि घर जा करके ऐसे ठीक कर लेते हैं। और शॉर्ट नोट्स तो बना ही लीजिएगा। लिखो एलुवियल सॉइल, कांपिया कछारी मृदा, कांपिया कछारी मृदा, कांपिया कछारी मृदा। दिस सॉइल हैव बीन फॉर्म बाई, अंग्रेजी वाले लिख लेना, हिंदी में भी। इस मिट्टी का निर्माण, दिस सॉइल हैव बीन फॉर्म बाई, इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट ब्रॉट बाई रिवर, इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है या अवसाद से हुआ है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद से हुआ है। ब्रॉड बाय रिवर, एक शब्द लिखना। कितने प्रकार के हैं? यह दो प्रकार का है, यह दो प्रकार का है। नंबर 1 खादर, खादर जिसे नवीन जलोढ़, खादर को नवीन जलोढ़ और बांगर को पुरानी जलोढ़ कहते हैं। बांगर को पुरानी जलोढ़ कहते हैं। खादर और बांगर दो प्रकार की मृदा है, एक खादर है और दूसरा क्या है? बांगर है। नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। एक शब्द यहीं पर, इसका विस्तार लिख लेना, इसका विस्तार, इसका विस्तार, एक्सपेंशन, विस्तार, स्प्रेडिंग। कहां से कहां तक एक विस्तार है इसका? पहले लिखिए उत्तर भारत में विस्तार, ऐसे लिख लेना विस्तार। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बना लेने का। विस्तार, विस्तार में उत्तर भारत और विस्तार में दक्षिण भारत की तरफ। तो उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सतलज टू ब्रह्मपुत्र, सतलज से ब्रह्मपुत्र, सतलज टू ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तक, यही इसका विस्तार है। दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जितने भी डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टा रीजन है, उन सब डेल्टा रीजन में इसका विस्तार हुआ है। दक्षिण भारत में डेल्टा क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है, डेल्टा क्षेत्र में विस्तार हुआ है। दक्षिण भारत में डेल्टा क्षेत्र में विस्तार हुआ है। कौन सा डेल्टा? तो कृष्णा की डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, ये गोदावरी डेल्टा, इन्हीं डेल्टाई क्षेत्रों में तो इसका विस्तार है। टोटल विस्तार कितना पर? टोटल विस्तार 43.6% क्षेत्रफल, 43.6% क्षेत्रों पर इसका विस्तार होता है। 43.6% क्षेत्रों में, ठीक है। एक शब्द में लिखो कि इस मृदा में पोटास और चूना की अधिकता है, पोटास और चूना की अधिकता है। दिस सॉइल, चाहे दे कंटेन इनफ पोटास एंड लाइम, ठीक है। जबकि कमी किसकी है? एक शब्द में यह भी लिखो कि दिस सॉइल लेक इन क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस,
एंड ह्यूमस। ह्यूमस, इसमें खेती किसकी हो रही है? तो खाद्यान्न फसल की खेती खूब होती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ धान, गन्ना, गेहूं, जितने खाद्यान्न फसल है सबका खेती हो रहा है कि नहीं? अब एक चीज मेरे कहने से यदि तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे तो महारथी बनोगे। सुनो, एक बार हमने इंडिया का, इससे पहले इंडिया का आपको पूरे फिजिकल डिवीजन पढ़ाया था। आज एक बार इंडिया का फिजिकल डिवीजन जरूर पढ़िएगा घर जाके। जैसे पढ़िएगा ना, जलोढ़ मृदा उसमें जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ रहा है? तो जैसे हमने उसको पढ़ा था उस समय कि एक पार हिमालय का क्षेत्र पढ़ा था, पार गंगेटिक प्लेन, पार गंगेटिक प्लेन पढ़ा था, पार गंगा का क्षेत्र, और पार गंगा के क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा, यही तो है, वही से तो शुरू हो रहा है एलुवियल सॉइल। फिर पढ़ा था हमने गंगेटिक प्लेन को, कि गंगा का मैदान को, अपर गंगा मैदान, मिडिल गंगा मैदान और लोअर गंगा मैदान। जहां आप गंगेटिक प्लेन को छोड़ रहे हो वहीं से ब्रह्मपुत्रा वाला प्लेन में चले जाओ, पूरा एलुवियल सॉइल वहीं क्लियर हो गया। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है, मतलब ज्योग्राफी दिखता है। तो ये बताओ कि मैं बोल रहा हूं तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतिहास नहीं दिखेगा, क्योंकि अब कुंवर सिंह को ना आप देखे हो ना हम देखे हैं, तो बस अनुभव करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी क्या है कि यह दिखने लगता है, अनुभव होने लगता है। ठीक है, इसलिए आसान पेपर हो जाता है ये। चलिए, अच्छी बातें हैं। लेकिन कुछ डरता है ज्योग्राफी से, पता नहीं कब तक डरेगा। तो डरो, है कि नहीं है? डरो, समय बताएगा। ठीक है, लड़ना तो पड़ेगा सर। और ज्योग्राफी केवल आप लूसेंट टाइप के किताबों में जो पढ़ लेते हैं वही ज्योग्राफी नहीं है, उसे बीपीएससी के क्वेश्चन का हवा भी नहीं लगता है। ठीक है, वो थोड़ा अलग चीज हो जाता है। दूसरा कौन सा है? रेड सॉइल, लाल मृदा। रेड सॉइल, लाल मृदा। सेकंड कौन सा है? रेड सॉइल, लाल मृदा। रेड सॉइल, लाल मृदा। देखो, ये लाल मृदा का निर्माण कैसे हुआ, किन क्षेत्रों में हुआ, किसकी प्रधानता है, खेती क्या कर रहे हैं, बस इतना ही सीख लेना है। लाल मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? तो लाल मृदा पर थोड़ा दिमाग पर जोर दो कि लाल मृदा है किधर। ठीक है, सुनो, अब जैसे ही आप दक्षिण भारत में चलो तो दक्षिण भारत में लाल मृदा मिल रहा है। उभी किधर मिल रहा है? तो तमिलनाडु में मिल रहा है, केरल में भी मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, लाल मृदा है। वहीं पर तो आर्कियन चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ, धारवाड़ चट्टाने बने, कुडप्पा चट्टान है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा चट्टानों का जब डिकम्पोजिशन हुआ, अवसादीकरण हुआ, तो उसी डिकम्पोजिशन का परिणाम है लाल मृदा? दिक्कत है? किसका परिणाम है मेरे भाई? तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन चट्टानों के डिकम्पोजिशन का परिणाम है लाल मृदा, और इन्हीं क्षेत्रों में लाल मृदा है। दिक्कत है? मैं बता रहा हूं ना, तो वहां भी तो शिलोंग का पठार है, आप वही रीजन्स देख रहे हो ना।
अभी सबको मैं दिखाऊंगा, पूरे भारत का एक एक ग्राम मृदा आपको दिखा दूंगा कि देखो कहाँ कैसे बना है, चिंता मत करिए। तो आप मेघालय में चलोगे तो मेघालय प्लेटू, अवसादीकरण वहां भी हुआ, और वहीं अवसादीकरण होने से तो बना है, मेघालय क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में बस कितना है, तो नॉर्थ ईस्ट में आसाम तक तो एलोवियल है, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में चलोगे तो माउंटेन सॉइल है, और नीचे आओगे मेघालय में तो रेड सॉइल है, नॉर्थ ईस्ट खत्म। और थोड़ा सा वहां पाया जाता है लेटेराइट, थोड़ा सा, ठीक है, मेघालय के पास लेटेराइट, मेघालय में, सुनिए बता रहा हूं। तो ये हम लोगों का रेड सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, इसका रंग लाल क्यों है, तो बच्चा बच्चा बताएगा। अब मेरे बताने की बहुत बड़ी बातें इसमें नहीं है, कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही इसका रंग कैसा हुआ है, लाल हुआ है। अब इसकी विशेषता क्या है, तो ये सबसे बड़ी निछालित सॉइल है, लिच्ड सॉइल है। निछालन समझते हो, लीचिंग, मॉब लीचिंग नहीं, नहीं तो अभी तो देखो, अभी भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है कि कोई मीडिया अगर लीचिंग शब्द लिख दिया तो एफआईआर करेंगे, है ना प्रावधान। वो लीचिंग नहीं है, हम लोग सॉइल लीचिंग, इसको पढ़ना भी है समझना भी है। लीचिंग निछालन क्या है, कि यदि वर्षा का जल रिस रिस के अति उच्च वर्षा होने के कारण जब उसका जल रिस के अंदर चला जाता है ना, तो पोषक तत्व भी उसी के साथ नीचे चले जाते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, निछालन। एक शब्द निकल के आ गया जो आपकी परीक्षा का क्वेश्चन बनेगा, लीचिंग, ठीक है। तो इस मृदा में सबसे ज्यादा लीचिंग होता है। तो जिस मृदा में सबसे ज्यादा लीचिंग होगा, अब बताओ वो मृदा फर्टाइल होगा कि अनफर्टाइल होगा। हाँ, बहुत अच्छा फर्टाइल तो नहीं होगा, इसलिए वो इनफर्टाइल मृदा हो जाता है। और वहां भी खेती को, अब वहां आप देख लो कि इनफर्टाइल मृदा है तो खेती कैसी होगी मेरे भाई, तो कहोगे कि सर सबसे ज्यादा रेड सॉइल है तमिलनाडु में। रेड सॉइल का सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा विस्तार कहां, तमिलनाडु में है। लेकिन तमिलनाडु में धान की खेती भी होती है, कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल रीजन जो है ये एलोवियल सॉइल है, और एलोवियल सॉइल है तो ये फर्टिलाइज होगा, और जब ये फर्टाइल होगा तो यहां पर धान की खेती तो होगी ही होगी। लेकिन इसके ऊपर वाले भाग जो हैं, जहां रेड सॉइल है, वहां धान की खेती नहीं होती है, तो किसकी खेती करते हैं वहां, तंबाकू की। देखो, हाँ, तंबाकू की, बाजरा की, तीसी की, तीसी, दलहन, अमना, और गेहूं का खेती भी इन क्षेत्रों में हो जाता है। सबसे ज्यादा विस्तार कहां है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विस्तार है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है रेड सॉइल। कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, अप्रोक्स 18%, 18.6% के लगभग में है। 18% इसको मान के पढ़ना, लगभग 18.6% है, जिसको 18% मार के पढ़ना, 18% मान के पढ़ना, ठीक है। कौन सा फाइल है, मेरे फाइल में है, अच्छा निकाल लेंगे, ठीक ठीक है, थैंक यू। सुनिए, 18% अगर आकलन आ गया तो कोई व्यक्ति हमको बताओ मेरे भाई कि अगर आपसे इसका एरिया पूछा जाए तो तुम लोग परीक्षा में मार देगा कि नहीं। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है रेड सॉइल, कोई बताएगा। कोई बड़ा चीज है क्या, कोई तोप नहीं चला रहे हैं। गुना भाग कहेगा करना पड़ेगा भाई, बचपन की कहानी थोड़े गुना भाग करेंगे। बताओ तुम महारथी, वीरांगना, मणिकर्णिका, बताओ। नहीं, कायरो में नाम लिखाएगा,
जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो उस दिन जरूर इसको दोहराएगा तुम लोग। नहीं, देखो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32,87,000 है। तो मोटा मोटा तो मान लेगा ना कि 32 लाख है सर, और उधर 18% है, तो 18 32 दूना 64, लगभग 6 लाख के नजदीक होगा कि नहीं होगा। तो ये लगभग में पूछबे करता है, एग्जैक्ट थोड़े पूछता है। 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसलिए हमने बता दिया कि किसी भी एक सवाल के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो जो लड़का दिमाग नहीं चलाता है वो परीक्षा में से निकलता है तो माथा पीटता है कि गजब टफ क्वेश्चन दिया है, लेकिन ये टफ क्वेश्चन है ही नहीं। ये टफ क्वेश्चन है क्या? नहीं है। ये तो किलोमीटर आपसे पूछा जाएगा क्योंकि परसेंट पूछ रहा है, तो थोड़ा कैलकुलेटिंग बातें हैं। अब बताओ, ये अगर आपसे बात करें कि एलोवियल सॉइल कितना बार किलोमीटर में है? हाँ, कितना? एलोवियल सॉइल कितने, लगभग कितना बार किलोमीटर में है? हाँ देखिए, ये अच्छी बात है, 15 लाख अप्रोक्स के लगभग में आएगा उसका, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आएगा। ठीक है, तो सीधी बात है कि 40% एगो निकाल के देख लो ना, 43 हटाओ ना, 40% निकाल के उसमें थोड़ा ऊपर नीचे घटा के अब मार देते हैं। हाँ हाँ वही, ये उसको थोड़ा ऊपर नीचे घटा के मार देते हैं, आंसर ठीक ठाक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे ठीक करना है चीजों को, ठीक है ना। चलो 2 लाइन लिखो इसके बारे में, नहीं तो केवल समझाते रह जाएंगे। क्षेत्रफल 18.6%, 18.6%, 18.6%। इस मृदा का विकास, इस मृदा का विकास आर्कियन, आर्कियन, अच्छा अंग्रेजी में बोलते रहे। दिस सॉइल हैव बीन फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, इस मृदा का विकास आर्कियन ग्रेनाइट नीस, आर्कियन ग्रेनाइट नीस, कुडप्पा, this soil has been formed by the decomposition of granite, नीस, कुडप्पा एंड धारवाड़। और धारवाड़ सैलो में, और धारवाड़ सैलो में औषाधीकरण से हुआ है, औषाधीकरण से हुआ है, औषाधीकरण से हुआ है। ठीक है, विस्तार कहां है इसका? सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु, स्टेट जरूर लिखना। सर्वाधिक विस्तार कहां? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा विस्तार तमिलनाडु में है, सर्वाधिक विस्तार इसका तमिलनाडु में है, सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। द सॉइल लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस, इसमें भी, इस मृदा में किसकी कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस, ठीक है, लिखो यह मिट्टी, हाँ यह मिट्टी आ नहीं रहा है, कहाँ? फट जाएगा तो दिखेगा ही नहीं।
इंपोर्ट करके ही खुले हैं, लाइए खुलिए। चलो ठीक है, लिखो यह भारत में सर्वाधिक, यह भारत में सर्वाधिक निछालित मृदा है, लिच्ड सॉइल है। यह भारत में सर्वाधिक निछालित मृदा है। खेती किसकी करते हैं? तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन। तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन। आगे बढ़ना, इसमें खेती किसकी करते हैं? बाजरा, ये सब हो गया। आगे बढ़ेंगे ब्लैक सॉइल पर। सबसे इंपॉर्टेंट अपना ब्लैक सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। ब्लैक सॉइल, काली मृदा सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर बार क्वेश्चन ब्लैक सॉइल से पूछा है, और बीपीएससी का तो फेवरेट है सॉइल। कम से कम एक नहीं तो दो क्वेश्चन सॉइल से पूछे ही पूछे जाते हैं, सॉइल से पूछा ही पूछा जाएगा। कम से कम एक नहीं तो दो, माने एक तो कोई नहीं काट सकता है। अब इस ब्लैक सॉइल को किस किस नाम से जानते हैं? कपासी ब्लैक सॉइल, काली मृदा। पहले इसका नाम देख लो, इस काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? इसी को कपासी मृदा कहा जाता है, इसी को कपासी मृदा कहते हैं। कॉटन सॉइल, कपासी यानी कॉटन सॉइल। दूसरा, इसे रेगूर कहा जाता है, अंग्रेजी में भी रेगूरे। तीसरा, करेल कहा जाता है, अंग्रेजी में भी करेल। चेरनोजम कहा जाता है, चेरनोजम, चेरनोजम। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम मृदा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही चेरनोजम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में करेल कहा जाता है, जबकि रेगुर और कपासी एक नाम और है, इसे लावा मृदा भी कहा जाता है, इसे लावा मृदा भी कहा जाता है, लावा मृदा भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। इन सब नामों से इसे पुकारा जाता है, इन सब नामों से पुकारा जाता है। इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ? इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, फॉर्म कैसे हुआ है? हाँ, जो अब बेसाल्ट चट्टान मतलब कौन? बेसाल्ट चट्टान कौन? दक्कन ट्रेप, दक्कन की पठार। तो दक्कन के पठार में जब वहां अवसादीकरण शुरू हुआ, तो दक्कन के पठार के टूटने से ही काली मृदा का निर्माण हुआ है। सुनो, काली मृदा फर्टाइल है, किन फर्टाइल है? हाईली फर्टाइल सॉइल है, उच्च उपजाऊ मृदा है, और उच्च उपजाऊ मृदा होने के कारण वहां खेती, वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल एग्रीकल्चर होगा। दूसरी बात है कि ये जो ब्लैक सॉइल है, इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा है। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि किस सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा है? ब्लैक सॉइल की। यही कारण है कि देखना, पहले काली मिट्टी अगर देखा हो तो लोग पहले बाल ओल धोते थे काली मिट्टी से, ये चिपचिपा हो जाता है, बहुत समय तक गीला रहेगा, और जब गीलापन इसका खत्म होगा तो दरारें फट जाएगा, फिर वो जल्दी गीला होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता है, और दूसरी बात क्या है इसी में कि ये दरार फट जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा के रूप में ये प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो दो तीन नामों से लिखो, लिखिए लिखिए, आज खत्म भी करना है ना सॉइल को। लिखो, दिस सॉइल हैव बीन फॉर्म बाय द,
इस मिट्टी का निर्माण, अंग्रेजी में दिस सॉइल है बीज फॉर्म बाय द डिसेंटीग्रेशन ऑफ बैसाल्टिक लावा। इस मिट्टी का निर्माण बैसाल्टिक लावा के टूटने से हुआ है। डिसेंटीग्रेशन ऑफ बैसाल्टिक लावा। टूटने से हुआ है। यह उच्च जल धारण करने, उच्च जल धारण क्षमता वाली मृदा है। यह उच्च जल धारण क्षमता वाली मृदा है। अंग्रेजी में क्या लिखोगे कि मोर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। दिस सॉइल इज मोर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। उच्च जल धारण क्षमता वाली मृदा है। जिसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। विस्तार कहां है भाई इसका? किधर विस्तार है? हाँ लिख लो, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, थोड़ा दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी है, देखा, उत्तरी कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अब इतना स्टेट नहीं पूछ के सीधे सीधे पूछ लेता है कि इसका विस्तार है कहां, मतलब सर्वाधिक विस्तार कहां है। तो सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। दो बातें पूछेगा कि सबसे ज्यादा विस्तार कहां है और सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन कौन कर रहा है। हाँ, तो मृदा का सबसे ज्यादा विस्तार है महाराष्ट्र में, लेकिन कपास उत्पादन में शीर्ष पर है गुजरात, ठीक है। देखो विस्तार में सर्वाधिक के विस्तार महाराष्ट्र में, सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में, सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र में। परंतु कपास के उत्पादन में शीर्ष स्थान गुजरात को है। कपास के उत्पादन में शीर्ष स्थान गुजरात को है। एक है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल किसमें? नाइट्रोजन की कमी यहां भी है, फास्फोरस की कमी इसमें भी है। इसका रंग काला क्यों है? तो ह्यूमस की मात्रा यहां ठीक ठाक है और ह्यूमस की मात्रा के कारण ही इसका रंग काला है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रंग काला होने के कारण ह्यूमस वो तो है ही, लेकिन ह्यूमस की मात्रा भी यहाँ उच्च है। इसी यही कारण है कि यह इसको फर्टाइल बना देता है, ह्यूमस की मात्रा भी, ठीक है। चलो हाँ, दूसरी बातें लेटेराइट पर बात कर लेते हैं। देखो लेटेराइट का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र किधर है? लेटेराइट, इसकी प्रकृति थोड़ा समझिए। तो लेटेराइट की प्रकृति क्या है, कैसे लेटेराइट फॉर्म हुआ? तो दो चीज वहां है, एक तो रेनफॉल हाई होना चाहिए और दूसरा हीट भी उच्च मिलना चाहिए, धूप भी उच्च होना चाहिए। कह सकते हैं कि जलवायु की जो अल्टरनेटिव निरंतरता है, यानी वेट और ड्राई, वर्षा का और धूप का, उसी के कारण टूटने से इसका फॉर्मेशन हुआ है। दो शर्त है इसके निर्माण में।
किन क्षेत्रों में बनेगा लेटराइट मृदा? कि जहां वर्षा 200 सेंटी से ज्यादा हो और जहां धूप भी ज्यादा होना चाहिए। तो पश्चिमी घाट केरल के क्षेत्रों में बना है, और जैसे ही केरल छोड़ोगे चलोगे तो मेघालय में बनेगा, क्योंकि यही दो रीजन्स तो है जहां धूप भी मिल रहा है और वर्षा 200 सेंटी से ज्यादा है। बाकी रीजन्स हिमालय, तो हिमालय में नहीं बनेगा क्योंकि वहां धूप नहीं है, बनेगा नहीं। इसमें आपको कंफ्यूजन है कहीं? नहीं है, तो आराम से 2 शब्द में ही लिख लो इसको। चलो, लेटराइट मृदा, इसका फॉर्मेशन कहां होगा? तो लिखो फॉर्मेशन, रेनफॉल 200 सीएम से ज्यादा, माने वर्षा 200 सीएम से ज्यादा, दूसरा अधिक गर्मी स्लैश धूप, धूप, कहां मिलेगा? सर्वाधिक विस्तार कहां है इसका? केरल में। सबसे ज्यादा विस्तार कहां है? केरल में। सर्वाधिक विस्तार कहां? केरल में। सर्वाधिक विस्तार कहां हो रहा है? तो केरल में इसका सर्वाधिक विस्तार है, केरल में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, केरल में सर्वाधिक विस्तार है। अब एक बात बताओ कि केरल में तो इसका सर्वाधिक विस्तार है, लेकिन ये फर्टाइल होगा कि इनफर्टाइल होगा? देखिए, यह कम उर्वरता वाली मृदा होगी। हाँ, इसकी जो है अम्लीयता बढ़ने लगता है वहां पर। ठीक है, लिखो यह कम उपजाऊ मृदा होगी, और जैसे ही कम उपजाऊ होगा तो यहां खेती किसकी करोगे? तो यही तो क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में चाय, लिखते जाओ, खेती, चाय, कहवा, टी, कहवा, रबड़, कहवा, कहवा एक भी पदार्थ है, जी हाँ, रबड़, सिनकोना, सिनकोना नाम सुना हो? सिनकोना का तुम लोग नहीं सुना? कहाँ था इतना दिन से कि नहीं सुना? अरे क्वेश्चन पूछ ले सिनकोना का, मलेरिया का दवा बनाया जाता है सिनकोना से, बायो में क्वेश्चन पूछा है सिनकोना। ठीक है, हाँ वही सिनकोना की खाल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। उसके बाद सिनकोना, सिनकोना के बाद में, और यहाँ काजू की खेती होती है, यहीं पर काजू की खेती भी होता है। अभी हाल ही में दरोगा के पेट में क्वेश्चन पूछ लेता, काजू की खेती कौन परीक्षा में होता है, कौन मिट्टी में होता है? लेटराइट मृदा में। किस मिट्टी में? लेटराइट मृदा में काजू की खेती होता है। ठीक है, तो ये लेटराइट मृदा है। इसका रंग कैसा होगा? हाँ, भूरा टाइप का होता है रंग इसका, ईंट के जैसा होगा, ईंट जैसा इसका रंग हो जाता है, भूरा टाइप का रंग होगा। लेटराइट मृदा का रंग कैसा? तो भूरा टाइप का इसका रंग हो जाता है। ठीक है, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल या इसी को बोलते हैं पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल या पर्वतीय मृदा। आपको जितनी बातें पढ़ाई जाती है कल पूछा भी जाएगा। ठीक है, मैंने कल मतलब कभी भी, अब ये नहीं कि कल ही, कल मतलब कभी भी। हाँ चलो, माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल आप देखो इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो जैसे ही आप हिमालयन रीजन्स पकड़ोगे तो हिमालयी क्षेत्र में तो एक इसका विस्तार है, पूरा पूरा विस्तार माउंटेन सॉइल का है। माउंटेन सॉइल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि यहां ह्यूमस की मात्रा उच्च पाया जाएगा, फॉसिल्स पाए जाएंगे, और फॉसिल से ह्यूमस बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे। जैसे ही ह्यूमस बढ़ेंगे तो मृदा कैसा होगा? एसिडिक होता चला जाएगा, और एसिडिक होगा तो खेती क्या करोगे वहां पर? खट्टे रसीले फलों की खेती होगी, सेव होगा, नाशपाती होगा,
यानी फल की खेती के लिए यह क्षेत्र ठीक ठाक हो जाएगा। खद्दान की खेती नहीं होगी, खद्दान का खेती संभव नहीं है। तो एक शब्द में लिख करके खत्म करिए, ये सब ज्यादा कम माने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको छोटा छोटा पढ़ लेना है। देखो इसका विस्तार, चाहे ऐसे लिखो, दिस सॉइल आर रिच इन फॉसिल, दिस सॉइल आर रिच इन फॉसिल, यह मृदा में ह्यूमस की मात्रा उच्च होती है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा उच्च होती है। These soils are rich in fossils. तो फर्टाइल तो ज्यादा है ही, लेकिन वह जो है अनडिकम्पोज्ड है ना, अभी वहां नाइट्रोजन नहीं है ना, फास्फोरस नहीं है ना, ये चीजें तो समाहित हो जाती है। तो ह्यूमस केवल तो है ही। अब एक बताओ, किसी एक चीज को, बहुत सिंपल सी बात है कि किसी एक, कितना भी आपको केवल घी ही अगर खिलाया जाए पिलाया जाए, तो केवल घी पी के आप खाली बन जाओगे? नहीं, उसके साथ साथ सब प्रकार के कंपोनेंट चाहिए ना आपको। हाँ, तो दूध से भी चाहिए, कहोगे कि सर दूध भी चाहिए, कभी दही भी खिला दीजिए, कभी अंडा भी खिलाइए, कभी थोड़ा मटन चिकन पर भी आइए, सब मिलजुल करके तब ना आदमी जो है शक्तिशाली बनता है। तो एक ही चीज से कैसे बनेगा? हाँ लिखिए, एक लाइन और लिखो इसमें। आगे आते हैं, आगे आते हैं, सब सुधार में पढ़ाएंगे, समुच्चय कृषि भी पढ़ाएंगे, सीढ़ीनुमा भी पढ़ाएंगे, सब आज ही की क्लास में खत्म करके चलेंगे, ठीक है? कल का इंतजार नहीं, क्लास में अभी बहुत समय है, 6 बजे तक क्लास है ना, 5:30, 6 बजे तक पढ़ लो, आधा घंटा ज्यादा पढ़ लो, क्योंकि 6 बजे से मेरा लाइव भी है, तो उतरेंगे तुम लोग से लाइव पर चढ़ जाएंगे। चलो पढ़ो, लिखिए, एक लाइन लिखिए। ह्यूमस के कारण अम्लीयता का गुण होता है, ह्यूमस के कारण अम्लीयता का गुण होता है। के कारण अम्लीयता का गुण होता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीयता का गुण होता है। ह्यूमस के कारण अम्लीयता का, एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एक शब्द लिखो और, इसमें सेव, नाशपाती, चाय आदि खेती संभव है, आदि खेती संभव है। समस्या क्या है इस मृदा में? सबसे बड़ी समस्या क्या है इस मृदा की? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि दिस सॉइल आर इफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ इरोजन, यह अपरदन की समस्याओं से ग्रसित है। यह मृदा की सबसे बड़ी समस्या अपरदन है, इरोजन, फ्रॉम द, कौन थी? इरोजन, इफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम ऑफ इरोजन, अपरदन है। पहाड़ वहाड़ में गए हैं कभी? टूट टूट करके गिर रहा है, तो इरोजन सबसे बड़ी समस्या है इसका। फिर कौन सा? एक डिजर्ट टाइप सॉइल लिख लो, 2 लाइन में उसको भी खत्म कर लो। डिजर्ट टाइप सॉइल, देखो अब ये डिजर्ट टाइप जो सॉइल्स है, मरुस्थलीय मृदा है, इस मरुस्थलीय मृदा में सबसे बड़ी समस्या किसकी है? मॉइस्चर की, नमी की, ये है ही नहीं। रेनफॉल की, वर्षा है ही नहीं यहां। पानी के बिना कुछ संभव है? सीधी बात नहीं है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन रिवर्स करके पूछेगा कि मरुस्थलीय मृदा में किसकी अधिकता या प्रचुरता पाई जाती है? कमी तो बहुत आसान है इसमें निकालना, सूख गया तो कमी ही कमी है, लेकिन इसमें अधिकता किसकी है? देखो आयरन की अधिकता है वहां, फास्फोरस की अधिकता भी है वहां, फास्फोरस की अधिकता भी है वहां। एक ही मृदा तो है डिजर्ट टाइप, जहां फास्फोरस प्रचुर मिल रहा है, बाकी हर जगह तो वो लेक है। आप भारत ही छोड़ दो,
दक्षिण अफ्रीका अमेरिका चलो, वहां भी देखो अटाकामा मरुस्थल आयरन की पेटी की तरह है। केवल भारत से मत सीख लेना कि सर भारत में तो थार मरुस्थल से आयरन कहाँ निकलता है। अरे भारत नहीं, और भी तो मरुस्थल को देखो, फास्फोरस वही से तो निकलते हैं। दो चीज इसमें प्रचुर होता है, क्या क्या? फास्फोरस और आयरन, फास्फोरस और आयरन। बाकी सब चीज लिख कर जाएगा, सबकी कमी हो जाएगी। किसकी? नाइट्रोजन की भी कमी हो जाएगी, ह्यूमस की भी कमी हो जाएगी। रेनफॉल तो एकदम नगण्य है, 25 सेमी से कम वर्षा होगा तो डिजर्ट टाइप का सॉइल बनता है। वर्षा की मात्रा कितना से कम होना चाहिए? 25 सेमी से भी कम हो तब इस डिजर्ट टाइप का सॉइल बनने लगता है। तो लिख लो, एक लाइन ही लिखना है, लिखिए। इस मृदा में आयरन और फास्फोरस की प्रचुरता है। इस मृदा में आयरन और फास्फोरस की प्रचुरता है। आयरन एंड फास्फोरस आर इनफ यह अनउपजाऊ मिट्टी है। दीज आर इनफर्टाइल सॉइल। यहां खेती किसकी होगी? किसका खेती करोगे? ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, मिलेट, ज्वार बाजरा लिख लो। यहां खेती किसका करोगे? तो ज्वार का करेंगे सर, बाजरा का करेंगे, वाइल्ड सीड्स, वाइल्ड सीड, हाँ सूरजमुखी टाइप का पौधा नहीं होता है सूरजमुखी, ये सब का खेती कर लेंगे वहां पर, वाइल्ड सीड, ये सब की खेती कर लेंगे। ठीक है, समस्या क्या है आगे इसकी समस्याओं पर बात करेंगे। और मृदा है हम लोगों के पास सेलिन एंड एल्काइन सॉइल, लवणीय और क्षारीय मृदा। मेजर हेडिंग लगा देना है, लवणीय और क्षारीय मृदा, सेलिन एंड एल्केलाइन सॉइल। जी हाँ, सेलिन सॉइल या इसी को एल्केलाइन सॉइल भी बोलते हैं, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। इसको किस किस नाम से जानते हैं? मैं बड़ा प्रेम से आप लोगों को पढ़ाया हूं, जब भारत का फिजियोग्राफी पढ़ा रहे थे तो। कुछ याद है किसी को? नहीं पढ़ाए थे। रेह, उस दिन तो बहुत कूद कूद के पढ़ रहा था सब। रेह, कल्लर, रोही, चुपान, ऐसा ऐसा सब पढ़ाया गया था कि नहीं? हाँ, तो कहाँ बोलते हैं भाई? कल्लर, कल्लर किस प्रकार की मृदा है? एक कल्लर किस प्रकार की मृदा है? एसिडिक सॉइल है, अम्लीय मृदा है। कहां मिलता है? हरियाणा में कल्लर है। अरे पंजाब क्षेत्रों में देखो रे है। रोही राजस्थान में पढ़ाया गया होगा आपको, कैसे भूलते हो? फिर एक बार पढ़ाएंगे। इतना पढ़ाना है कि आपके एग्जाम तक अगर धुन धुन के 2 महीना 2 घंटा पढ़ाएं तो सिलेबस समाप्त हो जाए तो बहुत है। इसलिए शुरू में ही हमने कहा कि 50 क्वेश्चन के साथ बैठे हुए हैं, तो अगर आज से भी धुन धुन के पढ़ाएं तो आपके एग्जाम तक समाप्त हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, काट के पढ़ाते नहीं हैं, जितना पढ़ाएंगे जब समय मिलेगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, उड़ाना नहीं है। लिखो लिखो, एक लाइन लिखो। हाँ ठीक है। दिस सॉइल आर आल्सो कॉल्ड, लिख लो एक लाइन। दिस सॉइल आर आल्सो कॉल्ड, इस मिट्टी को कहा जाता है रेह, ऊसर, ऊसर, कल्लर, रेह। देखो इस मिट्टी को क्या कहते हैं? रेह, ऊसर। गांव में लोग कहता है ना कि ऊसर खेती हो गया है रे भाई, कुछ नहीं हो रहा है। वह ऊसर मतलब अम्लीयता बढ़ गया है। आगे उपाय भी ढूंढना है कि अम्लीयता से कैसे निजात पाइएगा। ऊसर। दूसरा बोलते हैं इसको थस, थस, कुछ जगहों पर इसका नाम है थस, अंग्रेजी में THUS, थस। एक नाम है इसका चौपान,
चौपान, एक नाम इसका क्या है, चौपान। ज्योग्राफी क्यों हार्ड लगता है बच्चों को, कुछ बताएंगे आप? क्योंकि सब पढ़ के आते ही नहीं है। अब जहां नाम मिलने लगा तो वो सब परेशान होने लगता है। हिस्ट्री क्यों इजी लगता है? क्योंकि उसी में बचपन से पढ़ा हुआ है सब, तो उसको आसान लगता है। यहां भी पढ़ाई होगा तो मजा आता है उस सबको कि हाँ ये तो सब सुना हुआ चल रहा है। तो इसलिए यही कारण है, एनसीईआरटी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, बाकी बेस और स्टैंडर्ड किताबों को भी पढ़ना है। ठीक है, लिखिए एक लाइन में, इसका विस्तार, इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, बस लास्ट है हम लोगों के पास पीठ और दलदली मृदा। लास्ट है पीठ और दलदली मृदा। बजा रेडी? फिसलन सबसे ज्यादा कौन मिट्टी पैदा करेगा? सुनो, जिस मिट्टी में चीका की मात्रा ज्यादा हो वो ज्यादा फिसल जाएगा। और फिसलेगा कौन सबसे ज्यादा? तो अपने यहां काली मिट्टी तुम देखोगे तो तुरंत फिसल जाएगा, क्योंकि उसमें चीका की मात्रा ज्यादा है। अभी तो बहुत चीज पढ़ना ही है आपको कि जैसे कैसे उसमें बालू मिट्टी में। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा है कि सबसे छोटा व्यास किसका होता है, सबसे छोटा व्यास किसका होता है और कितना होता है, इस टाइप का। तो सबसे ज्यादा फिसलन वहां होगा। लेकिन किसी भी मिट्टी में अगर, सुनो ए मेरे भाई सुनो, अगर एलुवियल सॉइल में ही चीका की मात्रा बढ़ जाए, क्ले की मात्रा बढ़ जाए, तो फिसलन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और काली मिट्टी ही कंकड़ीली हो तो वहां फिसलन नहीं होगी। तो वो मिट्टी के संगठन पर निर्भर करता है। अब बहुत अंतर है दोनों में। बालू की मात्रा बढ़ा दोगे तो दोमट बनने लगेगा। तो धैर्य आप लोग काहे नहीं रखते हैं, थोड़ा पेशेंस काहे नहीं रखते हैं कि थोड़ा सर को मिट्टी पढ़ा लेने दें, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम 50-100 क्वेश्चन हम चाहे। तो थोड़ा धैर्य रखो ना। नहीं है, माने आप जो बातों को एक शब्द में पूछ रहे हो उसको मैं 100 शब्द में बताने को तैयार हूं। तो एक शब्द में अभी पूछ रहे हो, अभी तक जितना पढ़ाए उसमें से पूछो, उसमें से कहीं डाउट है? अरे अभी तक जो पढ़ाए उसमें कोई डाउट है? सब बताओ ना, क्या दिक्कत है? तो अगर इसमें डाउट नहीं है तो आगे भी डाउट नहीं होगा, और हमने खत्म तो किया नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो एक बार। अच्छी बात है, पूछना चाहिए। जो इतना लोगों में नहीं पूछेगा वो पूरा एक बड़ा हुआ मीटिंग में माइक लेकर के कैसे गरजेगा? संभव है उसका? एकदम संभव नहीं है। पूछने के लिए जिगर भी चाहिए। ठीक है, और जिगर की जरूरत है। नहीं तो सोचता है सब कि क्या कहेगा लोग, अरे भाड़ में जाए लोग। हाँ हाँ, ये घड़ा जो मिट्टी बनता है ये एलुवियल सॉइल से बनता है। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी से बनता है, कंप्लीट जलोढ़ मिट्टी से बनता है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। नहीं ये चीजें आप पढ़ो खूब बढ़िया। देखो ये कोई आदमी यहाँ मतलब एकदम महाज्ञानी के रूप में इस धरती पर अवतरण नहीं लिया है, सबने यही सीखा है। और हर स्टेजेस से सबको गुजरना पड़ता है। एक समय ऐसा था कि हमको उपनिवेशवाद को समझने में 2-4-5 दिन लग गया था, क्योंकि उपनिवेशवाद को समझने में 2-4 दिन लग गया था। लेकिन जब एक बार वो समझ में आया तो अपने प्रयास से ही आया कि आज तक ऐसा आ गया कि फिर कभी उसको नहीं समझना पड़ा। समझ रहे हो ना? तो कोई सी भी चीज, लेकिन ये बहुत पुरानी अध्याय हो गई। और मेरे और आप में बस इतना ही अभी अंतर हमने रखा है कि बस आप वहां और हम यहां हैं।
नहीं तो आप भी सब विषयों पर काम करते हैं और मैं भी सब सब्जेक्ट पर काम करता हूं। दोनों की समानता ये भी है कि जिस स्तर पर हमको ये आता है, इसी स्तर पर दूसरे सब्जेक्ट को भी सबको बांध बुन करके रखे रहते हैं कि कोई हाथ से निकले नहीं। बड़ा अच्छा लगता है कि सब सब्जेक्ट कमोबेश आता है। ठीक है, हिस्ट्री में भी बात करोगे तो उतना ही कर लेंगे, पॉलिटी में भी करोगे उतना ही कर लेंगे, ज्योग्राफी में भी उतना कर लेंगे, इन्वायरमेंट में भी कर लेंगे, बिहार में भी करेंगे। 1 घंटा यूट्यूब पर जितना मन करता है उतना पढ़ा देते हैं। अभी तो मेरा व्यूअर भी भागा है, सब हम गए थे उधर घूमने गोवा तो कुछ भाग गया है सब मेरा, है कि नहीं है? अभी सबको इकट्ठा करना है। हाँ नहीं इनका विचार है कि सर दे ही दीजिए। नहीं, आप लोगों को पढ़ाएं, इससे बड़ा खुशी जीवन में कुछ नहीं है। अब क्या, आधा जीवन तो चल गया, अब क्या चलोगे भाग दौड़ करने? इसी से दाल रोटियां मिल जाए, इसी से जीवन निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। इंसान को संतुष्ट होना भी परम सुख की प्राप्ति है। ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ो, जहां किसी को किसी चीज पर दिक्कत हो पढ़ना। और मेरा एक ही, शुरू में बोले हैं लास्ट में भी बोलेंगे, एक ही चीज सब पर फोकस होता है कि यथार्थ में जीना। ठीक है, सच्चाई में जीना, हकीकत में जीना। कल्पनाओं की दुनिया बहुत दुख देती है और 10th क्लास तक शोभा देता है कि चांद पर घर बनाएंगे। ग्रेजुएशन के बाद जो है चांद पर घर बनाना ये शोभा नहीं देता है, यहाँ यथार्थता आ जाती है। नहीं तो 10th क्लास तक में तो हर एक स्थिति ही यही बनता है, सबके साथ बनता है। मेरे साथ भी बना था, आपके साथ भी बना होगा, है कि नहीं है? कोई मुस्का दे तो फिर क्या चांद पर जमीन की बातें हो जाती थी कि चलो कुछ लिखाएगा यहीं पर चलेंगे जहां कोई नहीं होगा। तो वहां इंसान कल्पनाओं में जीता था। और आज जो वास्तविक व्यक्ति है ना, कल्पना में ज्यादा नहीं जी पाओगे। अगर तुमको सुला देना सीरियस हो कि थोड़ा आधा घंटा सोच के देखो, पगलाने लगेगा कि ना इससे बढ़िया है कि किताब उठा के पढ़ ले। आज कोई कल्पना करता है? लेकिन आज से 2-4 साल पहले का स्थिति बताओ तो, रात भर तकिया पकड़ के क्या से क्या सोचते रह जाता था, पता चला कि नींदे नहीं आ रहा है। ये सब घटनाएं घटती है कि नहीं घटती है? ये कल्पना है। हाँ, अब यथार्थ में जीना कि हमको आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, पढ़ेंगे तो होगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। नौकरी एक ही का नाम है, मेहनत का नाम है, इसी को यथार्थ बोलते हैं। हर 10th का बच्चा आईएएस बन के उतरता है कि हम आईएएस से नीचा सोचता ही नहीं है। सोचता है नहीं। कारण क्या है कि वो उसकी कल्पनाओं की दुनिया है, वो उसकी अपनी दुनिया है जहां सोच लेता है। और इसमें दोष किसका है भाई? दोष बताओगे? हाँ, हार्मोनल प्रॉब्लम है, ये हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, हर एक एज के बाद अलग अलग टाइप के हार्मोन जनरेट होते हैं ना बॉडी में, और वे उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, तो वो हालात रहता है उसका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। हम लोग का एक है पीट और दलदली मृदा, पढ़ लो। पीट एंड दलदली मृदा, पीट मृदा केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में है। पीट सॉइल कहां है? केरल में। लिख लो, पढ़ो। केरल में कहां होगा रे भाई? जहां हेवी रेनफॉल होगा, सबसे ज्यादा केरल तमिलनाडु के क्षेत्रों में है। इसके लिए प्रकृति क्या है? तो बहुत हेवी रेनफॉल चाहिए, उच्च वर्षा चाहिए, हेवी रेनफॉल होना चाहिए। इस मृदा की विशेषता क्या है? इसमें भी ह्यूमस अधिक होता है, ह्यूमस अधिक होता है, इसमें भी ह्यूमस अधिक होता है, ह्यूमस अधिक होता है। तो आप देखो हॉट स्पॉट कहां बना हुआ है? भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 2। नाक कान दोनों काटेंगे। भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं भाई? 4 ही हैं, पूरे विश्व में 36, भारत में 4। 4 कौन कौन? एक तो आप केरल देख लो, केरल वाला पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, दूसरा सुंदरबन वाला क्षेत्र है, तीसरा हिमालय का है, और चौथा नॉर्थ ईस्ट में है, असम के पास। ये 4 ही हॉट स्पॉट तो हैं। कहां हॉट स्पॉट है? तो जहां ह्यूमस बढ़ा, हॉट स्पॉट बढ़ा है, जैव विविधता ज्यादा है। ठीक है, आइए पढ़ना। भारतीय मिट्टी के साथ क्या समस्या है, क्या चैलेंजेज हैं? मिट्टी के साथ समस्या क्या है? चैलेंजेज, इंडियन सॉइल चैलेंजेज, समस्याएं क्या है? भारतीय मृदा की समस्या
पहले लक्षण जानोगे तो दवाई लिखाएगा। भारतीय मिट्टी की समस्या, क्या क्या समस्या है? पहला है सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन। मेंस में काम आएगा ये टोटल कंटेंट। सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन। अपने यहां देखो भूमि का अपरदन कितनी बड़ी समस्या है। अब भूमि का अपरदन किससे होता है? आंतरिक कारणों से या बाह्य बल से? तो कहोगे कि बाह्य कारणों से होता है। बाह्य में क्या है? वर्षा से होता है सर, पवन से होता है, धूप से होता है, ये सब कारण है इरोजन के। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने यहां? जल क्रांति की समस्या, वाटर लॉजिंग है। जल जमाव एक समस्या है ना, वाटर लॉजिंग है। तीसरी क्या है? क्षारीय भूमि की समस्या। क्षारीय भूमि की समस्या, मृदा की क्षारीयता बढ़ रही है। क्षारीय भूमि का बढ़ना एल्काइन, अब क्षारीय और अम्लीय बड़ा दिक्कत कर रहा है इस सबको। सुनो रुको, पीएच समझता है तुम लोग? पीएच क्या होता है? पीएच हम पूछते हैं पीएच क्या है, तो 7 से कम हो तो पीएच है। हाँ बताओ। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच किसको बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कौन जनक है इसके? पीएच का खोज किसने किया था? इसके जनक कौन है? नहीं, जॉन सेरेमन, क्या नाम था उनका? एग्जैक्ट नाम मैं मिस कर रहा हूं, लेकिन नाम वही होगा, जॉन सेरेमन करके, कुछ देख लेना। जॉन सेरेमन यही है। ठीक है। उन्होंने, अब यहां, अब छोड़ो केमिस्ट्री में नहीं घुस जाएंगे। अब ये पीएच पर देखना, ये मेरे क्षेत्राधिकार में जितना है उतना बात कर रहा हूं कि एक तो सर पीएच मान 7 हो तो ये उदासीन है, 7 हो तो उदासीन है, उदासीन है। लेकिन अगर 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो क्या बनेगा? 7 से अधिक हो तो क्या बनाएगा सर? हाँ, और 7 से कम हो तो अम्लीय। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी की जो, सुनो, पौधे की आदर्श वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे की आदर्श वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए, पूछा गया प्रश्न है। तो 6 से लेकर के 7.5 तक पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से लेकर के 7.5 तक, 6 से लेकर के 7.5 तक पीएच मान होना चाहिए। दिक्कत है? पौधे की आदर्श वृद्धि के लिए पीएच मान कितना है? 6 से लेकर के 7.5 तक। दूसरी बात है कि मिट्टी यदि अम्लीय हो जाए, यदि मृदा अम्लीय हो जाए, तो इस अम्लीय मृदा में सुधार के लिए और क्षारीय मृदा में सुधार के लिए, दोनों के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? अम्लीय मृदा में सुधार कैसे करोगे? हाँ, अम्लीय मृदा में चूना डालते हैं, अम्लीय मृदा में चूना डाल करके, क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके। क्षारीय मृदा में किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करके। क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करते हैं और अम्लीय मृदा में चूना का प्रयोग करते हैं। अम्लीय में चूना का और क्षारीय में जिप्सम का प्रयोग होता है। दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ना, इसी को फिर थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है कि हमारे यहां मृदा संरक्षण और उसके उपाय क्या है, क्या क्या उपाय हैं? मृदा संरक्षण और उसके उपाय क्या हैं? तो सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती लिखते जाओ, सीढ़ी नुमा खेती, ट्रेस्ट फार्मिंग, ट्रेस्ट फार्मिंग, ट्रेस्ट फार्मिंग,
ट्रस्ट फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती, ट्रस्ट फार्मिंग पहला है, ट्रस्ट फार्मिंग है। दूसरा समुच्चय रेखीय कृषि, हाँ समुच्चय रेखीय कृषि, सब पर बात करेंगे। अब आज तो समय कम है इसलिए केवल नाम लिखवा के छोड़ देते हैं कि तुम लोग एक बार पढ़ के रखना इसको। समुच्चय रेखीय कृषि, कंटूर फार्मिंग, समुच्चय रेखीय कृषि, कंटूर फार्मिंग, ठीक है। इसके बाद विंड ब्रेक करके भी, विंड ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, वायु को रोक करके, ठीक है। विंड ब्रेक, सोरेंसन, जी हाँ बहुत अच्छी बात है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये सोरेंसन बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने, मैं नाम मिस कर रहा था इसलिए स बोल रहे थे, सोरेंसन। चलो एक होता है अवनलिका बंद करना, गीली प्लंगिंग, अवनलिका को बंद करके, अवनलिका बंद करना, अवनलिका बंद करना, अवनलिका बंद करना, गिली प्लम्बिंग, गिली प्लंगिंग, गिली प्लंगिंग इसमें समाहित है, अवनलिका को बंद करना, ठीक है, गिली प्लंगिंग। अब आप बताओ आज जितना आपने पढ़ा, सॉइल कहते किसको है, 2 मिनट बोलो मेरे साथ सब। मिट्टी कहते किसको है, फटाफट बोलो। है सॉइल किसको कहते हैं, यही तो हमने आपको उसी समय से पढ़ाया, यहीं से फटाफट 5 मिनट बोलो। ईश्वर ने जुबान दिया है तो उसको खोलो, आवाज दो। इसको कहते हैं, अच्छा हाँ चलो ठीक है, इतना भी अगर याद है कि अकार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है, चलेगा। दूसरी बात सुनो, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन है, फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या है, हाँ और हाँ पैतृक सेल रॉक होगा, क्लाइमेट होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और मिनरल्स, हाँ उसी को तो बोले। कंपोनेंट क्या है, सॉइल कंपोनेंट, हाँ मिनरल्स कितना 40 से 45%, सॉइल कितना है, सॉरी सॉइल एयर कितना है 25%, वाटर क्या है, ह्यूमस 5 से 10%, और क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें है, सूक्ष्म जीव भी इसमें पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव भी इसमें पाए जाते हैं। और बताओ, और चीजों को जो है आगे कंक्लूड करते चलो, कंप्लीट करते चलो। सुनो ये तो निकल गया। कितने प्रकार के मृदा, किसने किसने इसको सेपरेट किया, किसने इसका क्लासिफाई किया है, आईसी, इंडियन काउंसिल ऑफ, कहां मुख्यालय है, नई दिल्ली। मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में कौन शोध करता है, IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। कितना मृदा है 8। सबसे ज्यादा कौन जो है, सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, जलोढ़ का, एलुवियल सॉइल का, कहां से कहां तक, सतलज से लेकर के कितना %, लगभग कितना लाख वर्ग किलोमीटर, 15 लाख। अच्छा ये ठीक है, इसे अन्य किस नामों से जानते हैं, कांपिया, कछारी, कांपिया। यह फॉर्म कैसे हुआ है, चट्टान, ठीक है। चलो इतना तो काम हो गया, ठीक है। कल ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, एक बार पढ़ के आइएगा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं मॉनसून को। अभी समय भी चल रहा है मॉनसून का, बहुत उपयुक्त समय है मॉनसून का, तो कल के क्लास में नहीं होता है तो हम मॉनसून को पढ़ लेते हैं और इंडियन मॉनसून को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक भाई। आप घर से इसको पढ़ के आना। दूसरा कि जब भी क्लास चलिए तो बिना एटलस का आप क्लास ना आए, एटलस नहीं हो तो आज ही खरीद लीजिए, एनी हाउ कोई दिक्कत, बिना एटलस के नहीं आना है। अगर एटलस नहीं हो तो आज ही खरीद लेना है। कल मॉनसून पढ़ लेते हैं और जैसे ही इधर 2-4 चैप्टर पूरा कर लेते हैं
तो फिर इंडियन मैपिंग आपको करा देंगे बहुत थ्रू आउट कि इंडिया का पॉलिटिकली, फिजिकल तो हमने करा ही दिया है, और बचा क्या है पॉलिटिकल। फिजिकल याद है सबको, बड़ी समय लगा था, शायद 3-4 दिन तक आपको केवल फिजिकल पढ़ाते रह गए, और हर एक के स्थलाकृति टोपोग्राफी पर आपसे बातें हुई थी कि कौन कब कैसे निर्मित हुआ, उसकी क्या उपयोगिता है। बताओ विंध्यन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, पुशबैक का परिणाम है। बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी कमाल की बात क्या है, किसके पुशबैक का परिणाम है रे भाई? तो जब प्रायद्वीपीय जाकर के क्षेत्र टकराया था कहां, तिब्बत प्लेटू से, तब पुशबैक का परिणाम है कि इधर विंध्या बन गया। ठीक है कि नहीं? और बताओ, और किससे पूछे? कौन कौन डरता है पूछने से? कल से एक आम कार्यक्रम कल से हम लोग तय करेंगे कि सबसे एक एक बातें पूछी जाएगी। पहले आप एटलस लेके आना, और एकदम समय से, जैसे क्लासेस 3 बजे लगेगी तो एनी हाउ 3 बजे से आना है, और 3:30 लगे तो 3:30 में। ठीक है, 2 घंटा या 2.5 घंटा का क्लास प्रतिदिन रहेगा ताकि समय से खत्म कर दे। थैंक यू।